जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधैव कुटुंबकम में। यह सीरीज चल रही है भारतीय संविधान भाग 3 की, जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, जो मूल अधिकार की बात करता है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का वर्णन किया गया है। हमने बिफोर क्लासों में देखा, हमने फंडामेंटल के दो कैटेगरी के बारे में देख लिया। पहली कैटेगरी जो बोलता है हमें असमानता के अधिकार के बारे में बताता है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णन किया गया था। और अनुच्छेद हमने देखा कि दूसरी कैटेगरी में देखा जो अनुच्छेद 19 और से लेकर 22 तक बात करती है। इसके रूप में हम चल रहे हैं। एक का हमारा अनुच्छेद बच गया था जो अनुच्छेद 22 है। तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत क्या दिया गया है, इसके आगे चलते हैं क्लासों में। हमने देखा था और अनुच्छेद 19 देख लिया, 19 से अनुच्छेद 20 देख लिया, अनुच्छेद 21 देख लिया, 21A देख लिया और 22 देखेंगे अभी। 19A हमें 19 में, अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया, 19 को हमें 6 खंडों में बांट दिया गया, जिसमें अनुच्छेद 1 को उपखंडों में बांट दिया गया, 6 उपखंडों में बांट दिया गया। 19 एक क के रूप में बांटा गया, 19 एक ख के रूप में बांटा गया, 19 एक ग के रूप में बांटा गया। इसी तरह हमें 6 खंडों में बांट दिया गया, जिसमें अनुच्छेद 1 में हमारे क ख ग बोलता है कि हमें बोलने का अधिकार है, हमें सभा करने का अधिकार है, हमें संघ बनाने का अधिकार है, हमें भ्रमण करने का अधिकार है, हमें निवास करने का अधिकार है, हमें व्यापार करने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 6 में अनुच्छेद 1 के हमें एक क ख ग घ अंगा अच्छा तक दिया गया, निर्धारित किया गया। ये चीजें देखिए। हमें अनुच्छेद 20 क्या बोलता है, हमने देखा 20 में बोलता है कि अपराध सिद्ध हो जाने पर किसी व्यक्ति को किस तरह संरक्षण दिया जाएगा। दोष सिद्ध हो जाने पर संरक्षण की प्राप्ति, किसी व्यक्ति को अगर दोष हो जाने पर उसे किस तरह संरक्षण दिया जाएगा, ये चीजें जिसे जानने का अधिकार है। और हमें अनुच्छेद 21 देखा, हमने प्राण और देही स्वतंत्रता के बारे में देखा था। और हमने 21A देखा, राइट टू एजुकेशन के बारे में देखा। और अनुच्छेद हमने 22 भी देख लिया था कुछ, जो हमें 22 को दो खंडों में बांटता है, अनुच्छेद 22(1) और 22(2) में। 22(1) क्या बोलता है हमें कि अपने गिरफ्तारी को जानने का अधिकार के बारे में बताता है। और 22(2) क्या बोलता है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की बात बोलता है। लेकिन अपवाद ये हो जाता है जो हमें जानने का अधिकार है। यदि आप कैदी होते हो, कभी कोई क्राइम हो जाता है, या आपको कोई सिविल केस चल जाता है, जमीनी विवाद चलती है, या किसी को गाली गलौज, कभी कभी फ्यूचर में लाइफ में अभी कभी कभी कुछ हादसे हो जाते हैं, ऐसे कार एक्सीडेंट हो गया, जैसे लड़ाई होगी, ऐसे सिचुएशन आ जाती है जिससे मजबूर हो जाता है कोई व्यक्ति। उस सिचुएशन पर आप किसी ने FIR दर्ज किया और आपके यहाँ घर में पुलिस आती है, आप वो पुलिस को जानने पूछने का अधिकार है कि आप कैसे आए, किस हिसाब से आए। FIR जानने के लिए आपको सूचना का अधिकार कौन देता है, अनुच्छेद 22 देती है। गिरफ्तारी को जानने का अधिकार उल्लंघन नहीं कर सकती, प्रशासनिक अधिकारी उल्लंघन नहीं कर सकती। ये चीजें ध्यान देखिए। अब हमें चलते हैं जिसका अपवाद है। अपवाद में देखा जाता है कि शत्रु देशों के निवासियों को क्या किया जाता है, अनुच्छेद 22 का लाभ नहीं मिलती है, और निवारक निरोधक पर 22 का लाभ नहीं मिलता है। पुलिस आम केसों पर बता सकती है कि FIR किस बेस पे हुआ है, हिरासत में हम किस हिसाब से लिए रहे। लेकिन निवारक निरोध में ऐसे कैदियों को पुलिस नहीं बताती, डायरेक्ट हिरासत में ले लेती है। बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है। और इसमें क्यों लेती है, क्योंकि भारत की अखंडता को बचाने के लिए, संप्रभुता को बचाने के लिए, आंतरिक शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, आतंकवाद को बचाने के लिए, हमारा कालाबाजारी रोकने के लिए, इस तरह के कानूनों पर यह रुकावट देती है। ये चीजें निवारक निरोधक में अपराध होने से पहले रोक दिया जाता है। जिस व्यक्ति को कैद कर लिया जाता है उसी को निवारक निरोधक बोला जाता है, कैद में लेना। किसी कैदी को दो तरह कैदी होती है, दंडीय कैदी होता है, मान लीजिए कैदी होती है। ये चीजें, एक तरह कैदी है दंडीय कैदी, इस तरह कैदी है निवारक कैदी। निवारक कैदी में क्या होता है कि व्यक्ति दो तरह की होती है। ये देखा जाएगा कि ये अखंडता, भारत की संपूर्ण प्रभुता को इससे क्षति करेगा। इसमें क्या करता है, दंड, किसी ने मर्डर किया, चोरी किया, जो भी चीज लगा, IPC धारा 420 लग गई, इस तरह की
इसकी तरह की आपको पैनल कोड लग गई, तो ये पैनल कोड आपको डिसाइड कर देती है किस पे कि उस व्यक्ति को किस तरह संरक्षण दिया जाएगा। लेकिन इस तरह 22 जो है, 22 को इस तरह कैदियों को, दंडात्मक कैदियों को क्या किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। लेकिन हमारा निवारक को नहीं दिया जाता है, निवारक कैदी को नहीं दिया जाता। निवारक कैदी के लिए संसद कानून बनाई है। निवारक कैदी में क्या होता है, उसे किस तरह कैद में किया जाता है, डायरेक्ट उसे लाके कैद में कर दिया जाता है। उसे बोला जाता है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत रखा गया, इसे हिरासत में ले लेना और सीमा 3 महीने तक लेना। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके उसे 3 महीने तक रिमांड में लिया जाता है और खूब टॉर्चर किया जाता है। आतंकवादियों को खूब मारा जाता है, से बोला जाता है कि क्यों आए, क्या है, कैसा है। इससे टॉर्चर करके उसे सबूत इकट्ठा करती है, क्या करती है, चार्जशीट बनाती है पुलिस। ये चीजें ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और निगरानी करती है सलाहकारी बोर्ड होती है। एक सलाहकार बोर्ड होता है निवारक निरोधक के कैद के लिए जो होती है, निरोध के लिए उसे क्या करती है, हमारा एक सलाहकार, ठीक ना, बोर्ड होती है, जिसमें निगरानी कौन करता है, सुप्रीम जो जजेस करते हैं, सदस्य होते हैं। ये चीजें, और संसद इस पे कानून बना सकती है। संसद किस हिसाब से कानून बनाती है, तो अनुच्छेद 35 जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो अनुच्छेद 35 में दिया है कि संसद को इतनी ताकत है कि मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून बना सकती है। ये चीजें हमारे संरक्षण के लिए, तो मूल अधिकार, देश की अखंडता के लिए कानून बना सकते हैं, जैसे पीडीए 1950, मीसा 1971, और हमें कॉफ पोसा 1974, और एनएसए 1980 हमें देखने, टाडा हमें 1980 देखने को मिलती है, हमें पोटा हमें देखने को मिलती है 2002 देखने को मिलती है, हमें उपा देखने को मिलती है, जो हमें 1967 और हमें इसी को अमेंडमेंट करके 2019 बना दिया गया है। ये चीज हमें देखने को मिलती है। ये चीज आगे देखिए, हमने देख ली यहां तक। अब देखते हैं पहले चीज जो पीडीए है 1920 है, निवारक निरोधक अधिनियम 1950। देश तो संविधान बन गया। संविधान में क्या किया गया, निर्धारित किया गया, संविधान में ताकत दे दिया गया 1935 के तहत कि भारत की अखंडता और भारत की सेफ्टी और रक्षा की बात कौन करेगी, संसद करेगी, उस पर कानून बनाएगी। कानून 1935 के तहत कानून बना दिया गया निवारक के लिए, जो 22 के अंतर्गत रखा गया। उसमें क्या क्या बोला गया, निवारक निरोधक अधिनियम 1950 में कानून बनाया गया, जिसे हमें पीडीए बोलते हैं, प्रिवेंटिव डेटिनेशन एक्ट 1950 के अंतर्गत रखा गया। इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति, सार्वजनिक व्यवसाय के लिए खतरनाक माने जाने वाले व्यक्तियों को अपराध से पूर्व हिरासत में ले जाना। मान लीजिए किसी व्यक्ति का इसका दुरुपयोग भी किया गया और इसे फंडामेंटल को वायलेंस भी कर रही थी, इसको रोक रही थी। किसी व्यक्ति को अगर पॉलिटिकल विपक्षी पार्टी को, पक्ष पार्टी जो सत्ता में है, वो जानबूझकर उसे कैद में ले लेती थी। कहने का मतलब कांग्रेस अन्य पार्टियों को कैद में ले लेती थी और उनसे क्या कर देती, पीडीए 1950 एक्ट लगा देती थी। इस पे दुरुपयोग होने लगा। दुरुपयोग होने के कारण इसे 1969 में से समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया, ध्यान दीजिए, समाप्त कर दिया। कैसे दुरुपयोग होता था, किसी ने भाषण दिया, किसी ने उकसाया, किसी ने सम्मेलन किया, ये चीज किया, तो उसके वजह से क्या, किसी नेता की वजह से उसे क्या किया, बंद कर दिया गया। ये उल्लंघन कर रहा था किसका, मूल अधिकार को उल्लंघन कर रहा था, फंडामेंटल राइट को उल्लंघन कर रहा था। ये चीज आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 लाएगा, मीसा। मीसा का बहुत ज्यादा मिस यूज किया गया। कैसे मिस यूज किया गया, तो माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इससे क्या किया गया, मिस किया गया। मीसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया, आंतरिक सुरक्षा के लिए। जब इसे समाप्त कर दिया गया, एनडीए को समाप्त किया गया, 1950 को खत्म किया गया था 1969 में, तो उसमें क्या किया गया, देश में ऐसा कोई कानून नहीं था जो अखंडता और संप्रभुता को बदला सके, आंतरिक सुरक्षा को रख सके। इसके लिए इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आंतरिक, जिसे मीसा लाया गया, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 के तहत पार्लियामेंट में पास किया गया। ये क्या उद्देश्य था, आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना, सार्वजनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना। इसका खूब मिसयूज हुआ। इसी का मिसयूज करके इंदिरा गांधी ने लगभग हिंदुस्तान के पूरे विपक्षी नेता को जेल में डाल दिया।
इमरजेंसी के काल में लगा, जब इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के काल में लगी, तो उसमें क्या हुआ, 18 माह तक कैद में रखा गया विपक्षी नेताओं को। इसका बहुत मिस यूज हुआ, इसे समाप्त कर दिया गया जब मोरारजी देसाई की सरकार आई 1978 में, इसे समाप्त कर दिया गया। जनता पार्टी की सरकार आती है तो इसे समाप्त कर दिया गया, ये चीज है। अब आंतरिक सुरक्षा के लिए बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हमें विदेशी, अब दूसरा हमारा कोपोसा, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1984, जिससे हमें कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड द प्रिवेंशन एंड स्मगलिंग एंड द एक्टिविज्म एंड 1984 एक्ट लाया गया, जिसे आपको बोलते हैं कोपोसा। इसमें क्या किया, उसका विदेशी मुद्रा का संरक्षण, माल तस्करी को रोकना। विदेशी तस्करी, मुद्रा का तस्करी, बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा का तस्करी होने लगा, ये चीज ध्यान दीजिए। विदेशों से इंडिया का करेंसी आने लगी, ये चीजें। अब माल तस्करी, जितनी माल तस्करी हो रही थी, गवर्नमेंट की निगरानी ना होते हुए माल को ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा था, इस पे क्या किया गवर्नमेंट, एक एक्ट ला दी गई। क्या ला दी गई, 1984 में एक्ट ला दी गई, ये चीजें, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आज भी है, अभी तक एक्ट है। इस एक्ट में क्या होगा, एक्ट किस पे लग जाएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है माल तस्करी कर रहा है, किसी माल को गवर्नमेंट को नहीं पता है, इंपोर्ट समुद्र के माध्यम से क्या करता है, इंपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, न टैक्स देता न कुछ करता। अब माल अनेक माल हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे चीज हो सकती हैं जो मानव के लिए सही नहीं हो सकती है, बहुत सारी चीजें, तो उस पर क्या कर सकता है, माल तस्करी में क्या करे, प्रतिबंध लगा सकती है। जिसमें एक्ट लग जाएगा, कोपोसा लग जाएगा, जिसमें क्या करेगी, पुलिस उसके घर जाएगी, आप पुलिस को बोलेगा कि आप हमारे घर क्यों आए, वारंट दिखाइए, तो वारंट दिखाए बिना उसे 10 लाठी मारेगी या 10 पड़ाका देगी, और उसके बाद अपने हिरासत में ले लेगी कि कोई बताने की जरूरत नहीं है, आपने क्या किया, कोपोसा लगा दिया। ठीक है चीज, मीसा कोपोसा हो गया, और हमारा एंड आपको देखने को मिलेगी पीडीए हो गया। 3 चीज हो गई, हमारा पीडी ए, हमारा कोपोसा, हमारा मीसा। मीसा को समाप्त कर दिया गया इंदिरा गांधी द्वारा, समाप्त किया, याद रखिएगा, कभी नहीं यूपीएससी में पूछती है, और बहुत सारे पेपरों में मेंस में पूछी गई है, बात ध्यान से रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपरों के लिए ये चीजें। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम 1900 क्या लाया गया, 80 लाया गया। एनएसए लाएगा, एनएसए अभी देखोगे यहाँ पे एनएसए अभी तक है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1988 लाया गया, इसका राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। इसमें क्या किया जाता है, व्यक्ति को 12 माह तक हिरासत में लिया जाता है, ये चीज है। ये एक्ट क्यों लाया गया, ताकि हम किसी कैदी को रिहा में लाए। अगर प्रशासनिक पुलिस रिहासत करती है, उसे अब कैद करती है, तो उस पर कोई आवाज ना उठे, उसे फ्रीडम मिले जानने के लिए कि ये अपराध क्यों किया, कैसे किया, अपराध कब से हो रहा है। क्या है कि कैदियों को भी बहुत ज्यादा संरक्षण दे देती है हमारा फंडामेंटल राइट। इसके वजह से क्या किया गया, फंडामेंटल राइट्स में क्या किया, आवाज उठने लगी कि नहीं, ऐसे हम क्या करेंगे, देश की अखंडता और संरक्षण को बचा नहीं सकते हैं, ये चीजें। तो इसी चीज के लाया गया है, ध्यान देखिए। और आतंकवादी एवं विखंडनकारी गतिविधियां, ये आपको ध्यान देखिए, इसे लाया गया टाडा, इसे बोलते हैं टाडा, टाडा बोलते हैं। टाडा देखिए, हमारे देखने को टाडा मिलती है, रोकथाम के अधिनियम 1987 में लाया गया टाडा। और टाडा क्यों लाया गया, क्या हुआ टाडा के लिए, इसका पंजाब में बढ़ते उग्रवादी खालिस्तानी की मामलों के लिए लाया गया 1995 में ये चीज के लाया गया था, इसमें समाप्त किया गया 1995 में, से समाप्त कर दिया गया। जब इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा खालिस्तान को दबाने की कोशिश किया गया, तो इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू के द्वारा उसे दबा दी गई। इसी के समय उन्होंने क्या किया गया था, एक लाया गया था टाडा लाया गया था। क्या गया था, टाडा लाया गया था कि उग्रवादियों को दबाने के लिए लाया गया था, ये एक्ट लाया गया था। घर में, पंजाब के घर में घुस के किसी को उठा के अपने कदम ला के उसे मार के, उसे न जेल, उसे न जमानत दिया जाता था, न बेल दिया जाता था। इस तरह की कैदों को लादने की परंपरा ये एक्ट के द्वारा प्राप्त हुआ, ये चीज के देखने मिलती है। अब ध्यान देखिए, इसे 1995 में, मतलब आपको मीसा समाप्त कर दिया गया, और आप ठीक ना, अब टाडा समाप्त किया गया, और पिएडा समाप्त किया गया, ठीक ना, ये चीज ध्यान देखिए। अब देखो, आतंकवादी निवारण अधिनियम 2002, इसे पोटा बोला जाता है, पोटा भी इसे समाप्त किया गया।
पोटा से समाप्त किया गया। आतंकवादी निवारक अधिनियम 2002, ठीक ना, प्रिवेंशन ऑफ द टेररिज्म ऑफ द एक्ट POTA, पोटा, आतंकवाद गतिविधियों को रोकने के लिए 11 सितंबर 2001 में यूएसए में आतंकवादी घटना हुआ था, जिसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ध्वस्त हो गया था। मानव अधिकार का ये उल्लंघन हो रहा था, इसलिए 2004 में इसे समाप्त कर दिया गया। अब देखो हमारा पोटा को क्यों समाप्त किया गया, पोटा को लाने की क्या बात की गई थी, बोला गया था पोटा की आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, क्योंकि 1950 में, अब देखो हमारा जो हमारा टाटा था, टाटा आतंकवादी को रोकने के लिए बात करती है टाटा, लेकिन क्या किया टाटा 1995 में बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके लिए हमारा क्या पोटा ला दिया गया, 2002 में लाया गया, लेकिन इसे क्या किया गया, मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा था। क्या क्या उल्लंघन कर रहा था, इसमें क्या किया गया था, देखा गया कि नहीं, अमेरिका में घटना घटी थी जिसे वर्ल्ड ट्रेड, जहां मार्केट लगता है, वर्ल्ड ट्रेड मार्केट होती है, वहां पे क्या होता है, उसे ध्वस्त कर दिया गया। IS के द्वारा क्या किया गया, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को सीधे ऐसे करके एरोप्लेन उड़ा दी गई, लगभग बोला जाता है वहां पे बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये चीजें ध्यान से देखिए। और मानविक अधिकारों का उल्लंघन किया गया। अब देखो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप और निवारण अधिनियम 1969, उपा, ये अधिनियम अभी तक है। आतंकवादियों के लिए हमें दो बना था, मिश्रा बना था, ये आंतरिक के लिए बना था, हमें टाटा बना था, हमारा पोटा बना था। पोटा बना था, टाटा मिला था, हमें ये क्या किया था, ये दो आतंकवादी समाप्त किया। अब हमें 1967 में हमें क्या किया था, द अनलॉफुल एंड एक्टिविज्म द प्रिवेंशन ऑफ द एक्ट 1969 में लाया गया था इसे, और इसे क्या किया गया था, इसे हमें अमेंडमेंट किया गया था 2019 में किया गया था। ये क्या था, संप्रभुता अखंडता प्रभावित करने वाले गतिविधियों को अकुशल लगाना, अंकुश लगाना मतलब रोक लगाना। ये इंडिया चाइना वार में देखने के लिए मिला गया था। ये चीजें हुआ क्या, जब इंडिया और चाइना वार हुआ 1962 में हुआ, चाइना और भारत के युद्ध हुआ, तो उसमें क्या किया गया कि जो गतिविधियां थी हमें देखने मिले, चाइना में अरुणाचल प्रदेश जब हिस्से में चली गई, अरुणाचल प्रदेश आक्रमण करने की कोशिश किया, जब हमें देख लोगे, और कश्मीर में आक्रमण करने की कोशिश किया गया, तो उसमें बहुत सारे लोग चाइना में सम्मिलित होने के बाद आतंकी संगठन का रूप बन गई। इसके रूप में देखने के लिए मिलेगा कि संप्रभुता अखंडता का प्रभावित करने लगी, तो इसके लिए क्या किया गया, हमारा उपा लाएगा। उपा में के अंतर्गत लाएगा, अब उपा के अंतर्गत लाएगा, उपा के अंतर्गत कसाब, कसाब को आप लोग नहीं जानते हो, भारत में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, आपको एक डेट याद रखिएगा, कब हुआ था आतंकी हमला, ये चीज ध्यान देंगे। एक भारत में एक आतंकी हमला हुआ था, बोला जाता है 2008 में 11 नवंबर 26 को, बोला जाता है 26 नवंबर 2008 को एक आतंकी हमला हुआ। 9 आतंकी ने समुद्र के मार्ग पर मुंबई बंदरगाह पे आते हैं और मुंबई में आतंक मचा देते हैं, लगभग 160 लोग को मृत्यु प्रदान कर देते हैं। ये बहुत हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात थी, दैनिक बात। भारत का एक एक बच्चा ने रोया, उसमें 9 आतंकी थी, 9 आतंकी को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया, समाप्त कर दिया गया, एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन एक आतंकी बच गया जिसे कसाब बोला गया। कसाब 24 साल का बच्चा था, 22 से 24 साल का था। अब 24 साल का था, 2008 में उसे कैद किया गया, रियासत में लिया गया, और उससे पूछा गया क्यों है, क्या नहीं है, सब रीजन बता हुआ। उससे किस एक्ट के द्वारा उससे क्या किया, अनुच्छेद 22 का लाभ नहीं मिला, तो एक्ट बनाया गया जिसे हमें बोलना उपा 1967 के तहत लाया गया। इसे कसाब को बनाया, कसाब को एक्ट में इसे लाया गया, जिससे क्या किया गया, उसे 3 माह तक अपनी निगरानी किया, पूछताछ किया गया, और उससे बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए गए। ये चीज हुआ, और उसे क्या किया, फिर जाकर कोर्ट में पेश किया गया। इसी को संशोधन करके अमेंडमेंट 2019 लाया गया। आतंकी गतिविधियों को निरोध प्रतिबंध लगाती है। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी,
को शक्ति प्रदान देती है बहुत ज्यादा, देश में बाहर भी जांच करने की अनुमति दे दी है, आतंकवादियों को दंड के रूप में मृत्यु दंड, आजीवन कारावास दे दिया गया था 2019 में। आप इसमें जोड़ दी कुछ कुछ चीज अमेंडमेंट करके इसमें जोड़ दी गई और बहुत ज्यादा ताकत दे दी गई। नया कानून क्यों नहीं लाया गया? नया कानून क्यों लाने से क्या होता है? पुराने कानून में संशोधन किस लिए किया गया? 1967 को इसलिए संशोधित कर दिया गया क्योंकि नए कानून में कहीं न कहीं मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है, इसके कारण उसे क्या बंद किया जाता है। जैसे हमें देखने को मिलती है, यहाँ पे आप देखोगे तो हमें देखने को मिला पीडीए देखने को मिली है, हमें देखने को मिला मिसा भी देखने को मिली है, कभी ना कभी हमें देखने को मिलता है, बहुत सारी चीज देखने को मिलती है, पोडा देखने को मिला, तो ये चीज पोडा देखने को मिला, हमें ये चीज देख लो, और टाटा देखने को मिला, तो इसका उल्लंघन हो रहा था, इसे समाप्त कर दिया गया। ये चीज कसाब को आपको बताया, कसाब जो 22 से 24 साल तक का अनुमानित बोला गया तो उसे 2012 में फांसी दे दी गई। किस एक्ट के द्वारा? एक्ट ऑफ उपा विधि विरुद्ध क्रियाबंद और निवारण अधिनियम 1967 के द्वारा दे दी गई। आगे चलते हैं। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी हम थर्ड देखेंगे। फर्स्ट कैटेगरी देख लीजिए, सेकंड हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी को 7 कैटेगरी में बांटा गया था, लेकिन अभी हमारे वर्तमान में 6 कैटेगरी है, तो उस कैटेगरी के बारे में हम इस सीरीज में पढ़ा रहे हैं। ये सीरीज हमारी थर्ड कैटेगरी के रूप में चल रही है। देखिए थर्ड कैटेगरी क्या बोलता है? शोषण के विरुद्ध का अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आर्टिकल इसमें 23 और 24 है, 23-24 है। अब देखिए आर्टिकल शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध किसी व्यक्ति पर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, कहने का तात्पर्य है किसी भी जानवर पर बार बार आप क्या टॉर्चर कर रहे हो, मार रहे हो, उसे मार रहे हो, तो उससे रोकने के लिए कुछ कानून होगा। इस तरह मानव पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए मूल अधिकार ने कुछ कानून दिया, जो कैटेगरी फंडामेंटल के थर्ड में रख दिया गया, जो अनुच्छेद 23 और 24 में बात की गई है। ठीक है ना? अनुच्छेद 23 बोलता है क्या? मानव दुर्व्यापार और बालक श्रम और बेगार प्रतिबंध लगाता है। 23(1), 23(2) को रखा गया। बोला है कि मानव तस्करी और बाल श्रम पर निषेध होगा। अनुच्छेद 23(1) बोलता है कि मानव तस्करी मतलब मानव दुर्व्यापार में क्या क्या सम्मिलित है, आपको देखिए उसमें क्या है? वेश्यावृत्ति, जबरन मजदूरी, जबरन भीख मंगाना, जबरदस्ती शादी करना, ऐसे बहुत सारे हैं। मानव के शरीर को बेचना, इस तरह की बहुत सारी चीजें जिसमें हमारा मानव दुर्व्यापार में रखा गया है, जिसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोला जाता है। अब ध्यान रखिए और देखिए अनुच्छेद 21 हो गया, और देखो 23 क्या हो गया? 23(2) हो गया। हमें 23(2) में देखिए सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य हो सकता है। बाल श्रम का अर्थ होता है, बालक श्रम का अर्थ होता है कि हमें जबरन काम कराना, और हमारा क्या होता है? एक चीज और शब्द है बेगार। बेगार ध्यान दीजिए, बालात श्रम, इसमें जबरन काम करवाने की प्रक्रिया को बालात श्रम बोला जाता है। यूपीएससी पूछती है बेगार, बेगार किसे बोलते हैं? बिना भत्ते बिना पैसे का काम कराने पर बेगार बोला जाता है। ये चीज है हमारा, ध्यान देखिए। इसमें सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य हो सकेगा, सैन्य और सामाजिक सेवा के लिए। यदि सामाजिक सेवा के लिए कोई व्यक्ति को उठाया जाता है तो बिना वेतन क्या भत्ता के लिए भी उसे लाया जा सकता है। देश के हित की बात किया जाए तो ये चीज है। संसद द्वारा कानून बनाया गया 1935 में, अधिकार दे दिया गया। ध्यान देखिए हमारा क्या? मानव दुर्व्यापार ऑफ द बाल श्रम का बेगार प्रतिबंध, संसद द्वारा इसे कानून बनाया गया और अनुच्छेद 35 के तहत रखा गया। अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 रखा गया। कोई भी मानव तस्करी नहीं की जाएगी, अगर किया जाता है उस पर दंडनीय अपराध होगा। बंधुआ मजदूरी प्रमाणिक उन्मूलन 1956 के तहत इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, यदि किसी व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी मिल रही है, न्यूनतम, या अगर आसपास के व्यक्ति को किसी को आप क्या किया जा रहा है, बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है, या किसी के अनैतिक दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो आप डायरेक्ट आप क्या कीजिए?
कंप्लेन कीजिए, नजदीकी कलेक्टर ऑफिस में जाके, आपको श्रम ऑफिस में जाके आप इसका कंप्लेन कीजिए। सम्मान परिश्रमिक अधिनियम 1976 की बात करता है ये चीज। सम्मान वेतन, महिला न पुरुष को यदि समान वेतन नहीं दे रहा तो क्या करेगा, इस एक्ट के द्वारा केस कर सकता है। इससे क्या गया, संसद द्वारा कानून बना गया। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो हमारा कैटेगरी थर्ड में रखा गया, जो बोलता है शोषण के विरुद्ध के बोलने का अधिकार, कारखानों आदि में बच्चों के लिए नियोजन का निषेध करता है, निषेध करती है, नियोजन पर निषेध करती है, प्रतिबंध लगाती है। कारखानों में बच्चों को कार्य करने से प्रतिबंध लगाता है। कौन सा अनुच्छेद, 24 अनुच्छेद। ये चीजें हमारे देखिए, 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए कारखानों में काम कराने वाले दंडनीय अपराध माना जाएगा। क्या माना जाएगा, दंडनीय अपराध माने जाएगी। देखिए ध्यान से, दंडनीय अपराध मानी जाएगी। अपवाद है, लेकिन पारिवारिक कार्य को बच्चे कर सकते हैं, लेकिन खतरनाक चीजों को नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य, बच्चे क्या करेंगे, जैसे आपको छोटी मोटी चीजें कर सकते हैं पारिवारिक कार्य, लेकिन जैसे तेजाब हो गया, बहुत सारे केमिकल की चीज हो गया, तो ऐसे आग से रिलेटेड हो गया, तो ये इफेक्टिव हो गई, तो इसमें क्या पारिवारिक कार्य को भी नहीं कर सकते हैं। ये चीजें ध्यान दीजिए। इसमें कानूनी बाल नियोजन अधिनियम 1938 बनाया गया, कारखाना अधिनियम 1948 बनाया गया, बाल बगान से श्रम अधिनियम 1951 के तहत रखा गया, अब देखिए खान अधिनियम 1952 के तहत रखा गया, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1951 रखा गया। अब बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 रखा गया। ये अधिनियम 2005 अधिनियम हम अवश्य पढ़ाएंगे जब एक्ट के बारे में पढ़ाएंगे। एक्ट क्या है, वैधानिक, अवैधानिक, असंवैधानिक, असंवैधानिक क्या होती है, इस एक्ट को संसद द्वारा बनाई गई एक्ट क्या होती है, इसके बारे में आने वाले कल फ्यूचर में हम पढ़ाएंगे, आने वाले क्लासों में जल्दी पढ़ाएंगे, इसके बारे में जानेंगे। ये चीज के लिए ध्यान दीजिए। ये चीजें, ये अटूट, आप देखो शोषण के विरुद्ध का अधिकार में एक व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है शांति के रूप में। लगभग 1 लाख व्यक्तियों को उन्होंने क्या, बच्चों को क्या किया, उन्होंने कारखानों में काम करने वाले बच्चों को उन्होंने मुक्त कराया, जिसका नाम था, आपको देखने को मिलता है कैलाश सत्यार्थी। 2014 में उन्हें नोबेल पुरस्कार के रूप में मिला। आपको स्क्रीन पर दिखता होगा इनका तस्वीर। लगभग 1 साल बच्चों को उन्होंने, 1 लाख बच्चों को उन्होंने क्या किया, कारखानों से मुक्त किया। उन्होंने एक नारा दिया था, बचपन बचाओ।